तीसरे नंबर पर। विकास पर जनता ने किया वोट, जीत पर कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा का बयान, हार पर बोले अशोक पिंचा स्वीकार है जनता का फैसला। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन, आज नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर किया सफर, कल रहेगा यात्रा में रेस्ट डे। राजस्थान दौरे पर सोनिया गांधी कल रणथंभौर में मनाएंगी जन्मदिन, राहुल प्रियंका भी पहुंचे रणथंभौर। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर दुदू से, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोग शव रखकर धरना दे रहे हैं, सड़क पर जाम लगाया है, ग्रामीण मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। समझाइश करने के अंदर प्रशासन अब जुट गया है। यहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इससे गुस्साए गांव वालों ने पूरी सड़क और हाईवे को जाम कर दिया है। अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचा है, समझाइश की कोशिशें जारी है, जाम खुलवाने की कवायद। ये सीधी तस्वीरें दूदू से, जहां पर लोगों ने जाम लगा रखा है। हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, कैसे हुआ यह हादसा? जी आसिफ, मैं बता दूं कि मामला जोबनेर इलाके का है, जहां बस का इंतजार कर रहे 3 लोगों को एक बेकाबू बस ने अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे में एक महिला समेत 3 जनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद जो आक्रोशित ग्रामीण थे, उन्होंने महिला जोबनेर हाईवे पर जाम लगा दिया और शव लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। सूचना पर डीएसपी, एसडीएम समेत कई पुलिस जाब्ता और अधिकारी मौके पे पहुंचे और धरना दे रहे लोगों को समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बाद ही धरना हटाया जाएगा और शव को लिया जाएगा। फिलहाल है जो अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं और लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हीरालाल, क्या ये तीनों एक ही परिवार के थे? जी बिल्कुल, मृतकों की पहचान हो चुकी है, जो आसलपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और तीनों रिश्ते में सगे भाई बहन थे और किसी शादी समारोह में जाने के लिए बस में बैठने के लिए आए थे। इसी दौरान एक बेकाबू बस ने है जो तीनों को चपेट में ले लिया और यह हादसा हो गया। हीरालाल, प्रशासन की तरफ से कोई बात करने के लिए पहुंचा है? जी बिल्कुल आसिफ, जैसा मैंने पहले बताया कि डीएसपी और एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि एसडीएम है, डीएसपी है जो मौके पे, और ग्रामीणों से बराबर समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पर है। उनकी मांग है कि मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। जो एसडीएम मौके पे मौजूद है वो लगातार जो धरना दे रहे लोगों से समझाइश के प्रयास करें, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो कुछ मांगे मानी जाने की बात की जा रही है एसडीएम की तरफ से, या सिर्फ एसडीएम जो है वो शवों को लेकर चाहते हैं कि हाईवे को खुलवा दिया जाए और मांगे जो हैं वो आगे पहुंचा दी जाएं? देखिए, फिलहाल जो धरना दे रहे हैं लोग, उनके और अधिकारियों के बीच जो वार्ता का दौर चल रहा है, 2 वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनमें कोई समझौता नहीं निकला। लेकिन अधिकारी बराबर जो प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों का कहना है कि जो उनकी मांग है उस अधिकारियों को भिजवाई जाएगी, सरकार तक भी ये मांग भिजवाई जाएगी। जो जितनी भी संभव होगी वो आर्थिक सहायता है जो मृतक परिवार के सदस्यों को दिलवाई जाएगी। रही बात सरकारी नौकरी की, वो सरकारी प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो आगे अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया चलेगी। यही बात है जो एसडीएम है जो ग्रामीणों से समझाइश करे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारी हैं जो उनसे बराबर समझाइश कर रहे हैं, वार्ता का दौर कर रहे हैं। जी हीरालाल, क्या रूट को डाइवर्ट किया गया क्योंकि पूरा हाईवे जाम है इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला गया है, क्योंकि जो जाम लगा है वो स्टेट हाईवे पे लगा है और इस जाम से करीबन 2 घंटे बीत चुके हैं और हाईवे पे है जो लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें पहुंच चुकी है। पुलिस जाब्ता भी मौके पे है। जब तक धरनार्थियों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, धरनार्थियों को हटाने के लिए समझाइश की जा रही है, धरना समाप्त होगा, धरनार्थी जब हटेंगे तब ये जाम खोला जाएगा। तो वैकल्पिक जो दूसरा मार्ग है वो इधर इस रास्ते से नजर नहीं आ रहा, इस वजह से जो जाम है लगा हुआ है और कतारें लगी हुई हैं। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत ली है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,696 वोटों से हराया है। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण यहां पर उपचुनाव हुए हैं। अनिल शर्मा को कुल 91,357 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 और आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट हासिल हुए हैं। सरदार शहर के विधायक चुने जाने पर अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवरलाल के बेटे हैं। उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की है। जीत के साथ कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के अपने रिकॉर्ड को भी कायम रखा है। के नए विधायक चुन ले गए हैं। अनिल जी लड्डू खाकर और अपने जीत का इजहार कर रहे हैं। बहुत खुश होंगे अनिल जी, आज जीत का लड्डू बहुत मीठा लग रहा होगा। जी 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 बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। 200 पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्होंने भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। पहले जनता के बीच में देखिए, भाजपा चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही थी, बाकी भाजपा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जनता के हितों के लिए कभी कुछ किया नहीं। अनिल शर्मा सरदार शहर के विधायक चुन लिए गए हैं। 26,852 वोटों से उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल शर्मा को लोग मिठाइयां खिला करके और उनका स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या लग रहा है अनिल जी, बहुत खुश होंगे? निश्चित रूप से जनता ने दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से उनकी जो क्षेत्र की जनता ने शुरू से पहले दिन से जब मैं चुनाव प्रचार में लगा उसी दिन से इनका प्यार और आशीर्वाद देख के मुझे लगा था कि भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आप आज देख रहे हैं भारी बहुमत से। लड्डू तो बहुत मीठा लग रहा होगा, जीत का जो स्वाद है बहुत ही बड़ा होता है, अलग होता है। निश्चित रूप से सारे मतदाताओं का, क्षेत्र के मतदाताओं का मैं बहुत आभार दिल से और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद मुझ पर दिया। आपने देखा पूरे भाजपा के नेता दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश के नेता और जिले के नेता डेरा डाल रखा था और आज जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जायका बिगाड़ दिया है बीजेपी का। तो आपने इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? निश्चित रूप से मुझे पहले दिन से ही विश्वास था कि जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है और दिल खोल के जनता ने आशीर्वाद दिया। पिताजी का आशीर्वाद भी रहा आपके ऊपर, जनता ने आपको जो है ना एक तरह से उनका असली वारिस माना और जनता को लगा कि नहीं, भंवरलाल शर्मा की जो राजनीतिक विरासत है उसको आप अच्छे से निभा सकते हैं, उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे इस सरदार शहर की जनता का आप? देखिए, सरदार शहर की जनता पे मैं पिछले 27 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा करी है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद तो मुझ पर रहा, वो तो मेरी पूरी दुनिया थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कुछ टाल नहीं सकता। आज उनको 2 महीने होने को आए तो सारा इस बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज निर्वाचन भी हो गया, आज घोषणा भी हो गई, तो क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मुझे मिला। आपकी मेहनत तो थी, साथ में आरएलपी ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ा है कहीं न कहीं, आप तो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे मन ही मन हनुमान बेनीवाल का। तो देखिए, सबने अपने अपने, चाहे पार्टी बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, सबने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दों पे वोट मांगे और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। वक्त कम है और जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बहुत ज्यादा है अनिल जी, किस तरह से निभाएंगे? सरदार शहर की जनता का भरोसा कैसे कायम रखेंगे आप, क्योंकि अगले साल फिर आपको चुनाव में जाना है? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हमेशा रहे और एक क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह माना, उनके हर सुख दुख में काम आए, जनता के बीच में ही रहेंगे और जो भी जनता की अपेक्षाएं मुझसे है निश्चित रूप से उन पर खरा उतरेंगे। आपको लगता है बीजेपी के लिए और दूसरी अन्य पार्टियों के लिए सरदार शहर में कोई जगह नहीं बची है? यहाँ पर तो भंवरलाल शर्मा ने जो ख्वाब देखे थे वही पूरे होंगे और अनिल शर्मा अब आगे जो है इसी तरह जीतते रहेंगे? निश्चित रूप से मैं पंडित जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलते हुए। सरदार शहर उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।
सरदार शहर चुनाव के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। पदाधिकारी हैं, आप बताइए किस तरह यहाँ पर माहौल है और जश्न किस तरीके से मना रही हो? कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में एक खुशी का संचार हुआ है और ये जो जीत है, ये ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है। 25,000 की लीड लेना कोई आसान बात नहीं थी। ये लीड एक विचारधारा की लीड है। सबसे बड़ी बात मैं जीत को श्रेय देता हूँ, एक विचारधारा। देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं काम करती आई हैं हमेशा से, शुरू से ही, आदिकाल से आप देखते आ रहे होंगे। एक सकारात्मक विचारधारा और एक नकारात्मक विचारधारा। आज सकारात्मक विचारधारा हावी हुई है नकारात्मक विचारधारा पर, और मैं कहता हूँ पूरे देश में सकारात्मक विचारधारा पुनः स्थापित होकर के रहेगी। और संगठन, हमारा कांग्रेस संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। पूरे देश में ऐसे ही हम झंडा फहराएंगे। 2024 की जीत पूरे देश में दर्ज करेंगे। और यहाँ विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव का वो अभी से आगाज हो गया है। 2023 हमने निश्चित कर दिया है, ये सेमीफाइनल ने बता दिया है कि वो उनके पांव भी नहीं टिक पाए मैदान में। हम किस प्रकार से विजय हासिल करेंगे, ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। आप बताइए कि 2023 सेशन को लेकर आप और किस तरह से एक्शन करेंगे? देखिए, मानना है कि में जो कांग्रेस में जो आज की जीत है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत है, सरदार शहर उपचुनाव पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव में इतने मतों से जीतना बड़ी बात है। 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की है और इसकी कमान संभाल रखी थी धर्मेंद्र राठौड़, जो कि कांग्रेस नेता है और मेरे साथ इस वक्त में मौजूद है। सर से हम जानेंगे, सर, दावा किया था आपने 25 से 30,000 वोटों से आप जीतेंगे, जीत हासिल कर ली है। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को और आगे की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं इसको उपचुनाव नहीं मान रहा हूँ। मेरी नज़र में ये, चूँकि 1 साल से कम समय बचा है आम चुनाव का, तो ये आम चुनाव है। और जब सारे के सारे उपचुनाव 9 चुनाव में से बीजेपी केवल 1 चुनाव जीती है और कांग्रेस सारे चुनाव जीती है, बड़े अंतर से जीती है जी। इसका मतलब है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब से सरकार कांग्रेस की राजस्थान में बनी है, तब से जो फैसले उन्होंने किए हैं, सबसे बड़ा फैसला नंबर 1 उनका आता है कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन। उसकी तारीफ न केवल राजस्थान के लोग, पूरे देश के लोगों ने पसंद किया और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की तारीफ की जी। दूसरा उनका बड़ा फैसला, जो पूरे देश में, दुनिया में 10 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी तारीफ। मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश की बात छोड़ दीजिए, दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्री हैं, उनमें भी ऐसी कोई बड़ी योजना आई हो। किसानों का कर्ज माफ़ी सरकार बनते ही कर दिया। बिजली का बिल करीब करीब फ्री हो गया। टूरिज्म सेक्टर में होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। गांव के लिए, गांव वालों के लिए, टूरिज्म के लिए, होटल बनाने के लिए नई पॉलिसी अभी अनाउंस की है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा होगा जिनको मुख्यमंत्री जी ने किसी न किसी तरह से लाभान्वित नहीं किया हो। तो ये जो लगातार जीत हो रही है, अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1952 से अब तक 2022 सही है, जितने उपचुनाव हुए हैं ज़्यादातर का ट्रेंड ये रहा है कि वो सत्ता विरोधी माहौल रहा है। ये पहला उपचुनाव है जिसमें सत्ता के पक्ष में न केवल जीत है बल्कि लहर चल रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है। बेनीवाल ने कहा कि सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जनता का जनादेश स्वीकार है। मैं प्रत्येक उस मतदाता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव में आरएलपी के पक्ष में मतदान किया। आरएलपी जनहित के लिए सदैव संघर्ष करती रहेगी। और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 35 लाख का एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। 35 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई है। 8 किलो 900 ग्राम अवैध अफीम भी बरामद की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में
35 लाख रुपए की MDMA ड्रग्स बरामद की गई है। अपने आप में एक बड़ी खेप कहा जा सकता है MDMA की जो बरामद की गई है। इसके अलावा अफीम भी जब्त की गई है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसी खबर पर चित्तौड़गढ़ संवाददाता सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, इस गिरफ्तारी को लेकर और क्या अपडेट? जी, इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल पुलिस ने एक 107, 109 जो शांति भंग की धारा और MBA की धारा है उसमें पकड़ी हुई 2 गाड़ियों से बड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया। और पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच में जुटी है कि आखिर ये मादक पदार्थ लाए कहाँ जा रहे थे, कहाँ से गए थे और कहाँ ले जाए जा रहे थे। फिलहाल ये क्या बना स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन मादक पदार्थों को खरीदा कहाँ से गया था, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले भी लगातार अफीम के साथ MDMA की जो कार्रवाई है वो सामने, ये ऐसे में चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो पहले अफीम मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सुभाष। जोधपुर के सेतरावा से एक खबर है। शादी समारोह में सिलेंडर फट गया। विवाह समारोह में गैस सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने के बाद टेंट में भी आग लग गई। हादसे में करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। सेतरावा के भूंगड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। एक शादी समारोह में एक गैस सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से सिलेंडर फटा। न केवल सिलेंडर फटा बल्कि टेंट में भी आग लग गई। चंद्रशेखर आज जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट? बात करें तो ये एक विवाह समारोह था जिस दौरान जो वहाँ पे खाना बन रहा था और वहाँ पर एक गैस सिलेंडर जो है अचानक से फट गया। इसके बाद जो वहाँ पे लगे हुए सामियाने में और अन्य चीजों में आग लगी और देखते देखते जो है आग फैल गई। तो कुल मिला के इस हादसे में करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, जिन्हें करीब 3 या 4 गाड़ियों में जो भरकर जो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ प्राथमिक उपचार किया गया और उन्हें जो अधिक घायल है उन्हें जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल बर्न यूनिट के लिए रेफर किया गया। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा गुजरात की जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए। साथ ही उन्होंने हिमाचल चुनाव पर कहा कि वहां रुझान आना बाकी है, क्योंकि कुछ सीटों पर हमारे प्रत्याशी महज सैकड़ों वोटों के अंतर से ही पीछे हैं। कांग्रेस को अभी खुश होने की जरूरत नहीं है और शाम तक वहां तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने राजस्थान के सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान में सहानुभूति फैक्टर हावी रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शेखावत साहब, क्या कहेंगे? गुजरात में बयार बही है, 150 से ज्यादा सीटें मिली। बयार नहीं, तूफान चला है, सुनामी चली है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। लेकिन हिमाचल में रिवाज नहीं बदल पाई, हिमाचल में राज नहीं। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी मत करिए, हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। राजस्थान से आप आते हैं, सरदार शहर में उपचुनाव था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। मुझे लगता है कि उपचुनाव जो है वो अलग पैमाने पर होते हैं। उपचुनावों को जो है वो जनरल इलेक्शंस के साथ में जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वहाँ इमोशंस भी होते हैं, सेंटिमेंट्स भी होते हैं। दिवंगत व्यक्ति को लेकर के जो है अलग तरह के लोगों के मन में एक भाव होता है। उस भाव का परिणाम जो है वो आया है। आने वाले 1 साल के बाद में अब राजस्थान में चुनाव होंगे और राजस्थान में भी मुझे लगता है कि परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास भी बनेगा। राजस्थान में रिपीट नहीं कर पाएंगे कांग्रेस, क्योंकि लगातार उनकी युवराज भारत जोड़ो परंपरा जो है, परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास नया बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत आया है वो कि प्रत्याशित था और हिमाचल चुनाव को लेकर अभी जल्दबाजी होगी किसी प्रकार का कमेंट करना, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के उपचुनाव को लेकर कहा कि सिंपत्ति की बयार वहां बही है, लेकिन 1 साल बाद जिस प्रकार से वहां पर उपचुनाव जो फाइनल चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी परंपरा बनाएगी और अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह बारठ के नेतृत्व में
कार्यकर्ता राजनगर क्षेत्र में फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। साथ ही गुजरात की जीत को राष्ट्रवाद और विकास की जीत बताते हुए आतिशबाजी की मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साही हैं और जो रुझान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और आने वाले समय में राजस्थान में ही टारगेट रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहेगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, यही आह्वान है। तो गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला है, देश की जनता ने एक बार वापस साबित कर दिया है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास करता है और ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है। भरतपुर में अवैध खनन का मामला आज लोकसभा में गूंजा। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। कोली ने आरोप लगाया कि यहां प्रशासन और खनन माफिया में मिली भगत है। यहां ऐसे पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है जिनमें लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं। कोली ने कहा कि मैं खुद वहां गई थी तो मुझ पर भी हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए इसकी जांच केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मैं दिनांक 28/5/2022 को मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम नागल में लगी क्रेशरों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि वहाँ पर लंबे समय से पहाड़ों को इस प्रकार खोदा गया कि जमीन से एक नदी की तरह पानी निकाल दिया गया। लोगों द्वारा लाखों टन अवैध खनन किया जा चुका है, जिससे राज्यसभा और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहाड़ों को ही खत्म कर दिया गया, जमीन में से पानी निकाल दिया गया और जो प्लॉट ई ऑक्शन होने थे वो गायब हो गए महोदय, क्योंकि निश्चित रूप से अवैध खनन करने वालों को पूर्ण संरक्षण मिलता है। इस बात को बार बार छुपाया जा रहा है। अवैध खनन के निरीक्षण के दौरान कई बार मेरे ऊपर हमले किए गए हैं महोदय, जिसके संबंध में मैंने पुलिस को भी कई बार लिखा है, परंतु पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप करे, इस प्रकार की जांच करे कि ईडी अथवा सीबीआई से कराई जाए, ताकि धार्मिक नगरी के पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद महोदय। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंचे। रणथंभौर के शेरपुर हेलीपोर्ट पर राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां राहुल गांधी का स्वागत किया गया। एसपीजी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी शेरपुर हेलीपैड से रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत और सत्कार किया गया। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का जन्मदिवस होटल शेरबाग में ही मनाया जाएगा। इसके चलते परिवार के सभी सदस्य होटल शेरबाग में मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए कांग्रेस का शीर्षस्थ गांधी परिवार रणथंभौर में मौजूद है। कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंचे हैं। एक और जहां सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से शेरपुर हेलीपोर्ट पहुंची, तो उसके बाद प्रियंका गांधी सड़क मार्ग होते हुए रणथंभौर पहुंच गए। फिर राहुल गांधी भी हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कल यानी 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है, जो कि होटल में मनाया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।